नमस्कार दोस्तों। और अपने एनसीईआरटी स्पेशल के अंदर में हम लोग आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस सिविलाइजिंग द नेटिव, देशी जनता को सभ्य बनाना। ये काम कौन करने जा रहे थे? अंग्रेज। सुन के हंसी आती है क्या? आप हंसी इसलिए आती है क्योंकि अंग्रेजों ने भारत के अंदर में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चीजें करी वो अपने बेनिफिट के लिए करी थी। उससे हमको जो भी बेनिफिट्स हो गया वो सारे के सारे अनवांटेड थे। अंग्रेज चाहते नहीं थे हमको बेनिफिट्स वो मिले, बट मिले। हालांकि इसकी भी अपनी एक प्रोसेस है, अपनी एक प्रक्रिया है, और इस क्लास में हम उस प्रोसेस को समझेंगे। भारत के अंदर में जब 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी जीत लिया, फिर बक्सर जीत लिया, धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह ये लोग लेकर के आ गए। अच्छा, तो अब इनके अधिकारी वगैरह भी भारत आ रहे थे। 1774 में कलकत्ता के अंदर में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। पिछली क्लासेस में हम चर्चा कर चुके हैं इसकी। और वॉरेन हेस्टिंग्स को, वो जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था और एलिजा इम्पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। अब इसी कोर्ट के अंदर में विलियम जोन्स नाम के एक बंदे ने भी काम किया। विलियम जोन्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, कई सारी भाषाएं जानते थे, और इन्होंने जूनियर जज के तौर पर यहाँ पर काम किया था। ये ग्रीक लैटिन भाषाएं पढ़ के आए थे ऑक्सफोर्ड में। इसके अलावा फ्रांसीसी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज भी जानते थे। इन्होंने अरेबिक भी सीखी थी अपने एक फ्रेंड से। एंड ही हैड आल्सो लर्नड पर्शियन एट कलकत्ता। फारसी भाषा इन्होंने कलकत्ता में आके सीखी। अब इंडिया के अंदर में, भारत में जो प्रशासन चल रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, इसमें दो लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी बच्चों? एक संस्कृत और दूसरी पर्शियन। अब अगर भारत के अंदर में अंग्रेजों को अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था तो ये दो लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए थी उनको, लेकिन उनके तो लोगों को नहीं पता थी ये भाषाएं। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया, लिंग्विस्ट, भाषाविद। हिंदी में कहते हैं भाषाविद। अब भाषाविद कौन होते हैं? भाषाविद वो लोग होते हैं जो कई सारी भाषाएं जानते हैं, उनको भाषाविद कहते हैं। अच्छा, जैसे कि विलियम जोन्स। अच्छा, मजे की बात यह है कि विलियम जोन्स जब इंडियन कल्चर के ऊपर में अपनी स्टडी कर रहा था ना, देन ही केम टू नो कि भारत के अंदर में ऐसे और भी कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं जो कि इंडियन कल्चर में काफी इंटरेस्टेड हैं। इनमें से एक नाम था हेनरी थॉमस कोलब्रुक। ये उनकी एक इमेज है, स्टैच्यू है उनका। इसके अलावा नेथनियल हॉलहेड, ये दो लोग भी इंडियन कल्चर में काफी इंटरेस्टेड थे। और ऐसे में इन तीनों ने मिलकर के, कौन? विलियम जोन्स, कोलब्रुक और हॉलहेड, इन्होंने मिलकर के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर दी 1784 में। अब इस संस्था का काम क्या था? इस संस्था का काम था भारत के प्राचीन ग्रंथों के ऊपर में, फिलोसफी के ऊपर में, रिलीजन के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर में स्टडी करना, प्राचीन ग्रंथों का, और उनको अनुवाद करना इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है भाई। और इन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट की विच इज नोन एज एशियाटिक रिसर्चेस। ये जर्नल था इनका। अब ये मामला यहाँ से आगे बढ़ता हुआ चला गया। अब ये जो ग्रुप है, ये जो पूरा ग्रुप है जो कि इंडियन कल्चर को बड़ा पसंद कर रहा था, और इन लोगों का ये मानना था कि इंडियन जो सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है, वो एक जमाने में बहुत विकसित थी, लेकिन धीरे धीरे वो जो है पतन की राह पर चली गई। तो इनको ओरिएंटलिस्ट कहा गया, इंग्लिश में ओरिएंटलिस्ट कहा गया और हिंदी में कहा गया प्राच्यवादी। अब जरा आप लोग दिमाग लगाओ अपना कि क्या जब ये लोग सारा काम कर रहे होंगे तो अंग्रेजों के ग्रुप में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो इनका विरोध नहीं करेगा? एंड द आंसर इज बिल्कुल ऐसे लोग होंगे जो इनका विरोध करेंगे। अच्छा, वहां तक बढ़ने के पहले मैं कुछ बातें आपको जरा और बता दूं। अब इन लोगों ने जब ये सारे काम शुरू किए तो 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया गया। अरबी में मदरसा का मतलब होता है सीखने की जगह। ठीक है। खास तौर पे यहाँ पे इस्लामिक जो इस्लाम धर्म है उसकी जो अन्य भाषाएं हैं, उर्दू है, फारसी है, इन सबको बच्चों को सिखाया जाता है। इसी तरह से 1791 के अंदर में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जहां पर हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ है, कानूनी ग्रंथ है, उनका अध्ययन किया जाना था, संस्कृत की पुस्तकों का अध्ययन किया जाना था। मदरसों में अरबी, फारसी, इन सब चीजों का अध्ययन होना था। अच्छा भाई, एक तरफ ये सारा काम बड़ी धूमधाम से चल रहा था, और वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि उस समय गवर्नर जनरल था बंगाल का, तो वो भी इन बातों को बढ़ावा दे रहा था, वो भी सपोर्ट कर रहा था। ये एक स्टैच्यू है कलकत्ता के अंदर, मॉन्यूमेंट है वॉरेन हेस्टिंग्स का।
1830 में इसको बनाया गया था जो है। अभी ये विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता के अंदर में है। तो यहाँ पर देखो एक तरफ मुंशी जी को दिखाया गया है। मुंशी कौन होते थे? मुंशी होते थे ऐसे लोग जो कि फारसी भाषाओं को जानते थे, और पंडित होते थे जो कि संस्कृत वगैरह को जानते थे। अब अंग्रेजों ने एक काम किया, भारत के अंदर में जो छोटे छोटे जो भाषाएं थी, ठीक है, इनको इन्होंने इवन छोटी भाषाओं क्या, इन्होंने बड़ी भाषाओं को भी इन्होंने नाम दिया वर्नाक्यूलर। वर्नाक्यूलर का मतलब क्या है? वर्नाक्यूलर का मतलब है देशी भाषाएं। क्या मतलब है इसका? देशी भाषाएं। ठीक है भाई, देशी भाषाएं, वर्नाक्यूलर। अच्छा भाई, ओरिएंटलिस्ट के बारे में तुमको हम बता के अभी आ रहे हैं। ठीक है, मुंशी जी के बारे में मैंने तुमको अभी बता दिया है। फारसी को पढ़ना लिखना जानते हैं। वर्नाक्यूलर अ टर्म जनरली यूज्ड टू रेफर टू अ लोकल लैंग्वेज। मैंने अभी बताया कि लोकल स्थानीय भाषा को जो है रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, okay, and or dialect as distinct from what is seen as the standard language. In colonial countries like India, the British used the term to mark the difference between the local language of everyday use and English. ठीक है, तो जो लोकल लैंग्वेज एवरीडे यूज में आती थी दैट्स डिफरेंट, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज जो उनकी अपनी साम्राज्यवादी भाषा थी दैट्स डिफरेंट। अब यहाँ पर ग्रेव एरर्स ऑफ द पास्ट, ईस्ट, पूरब की जघन्य गलतियां, ग्रेव एरर्स। एक्चुअली इसके अंदर में एक पूरा ग्रुप था, एक बंदा था जेम्स मिल। जेम्स मिल की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। स्कॉटलैंड का दार्शनिक था और पॉलिटिकल फिलोसोफर भी था, भारत का इतिहास भी लिखा था इसने। ठीक है, अच्छा, अब जेम्स मिल ने यह कहा कि जो ईस्ट का जो चीजें हैं, जो पूरब के जो ज्ञान, साहित्य वगैरह, लिटरेचर वगैरह, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और बड़ी थ्योरेटिकल चीजें हैं, और ऐसे में जो भारत के लोग हैं और जो ईस्ट के जो लोग हैं, इनको जो पश्चिम का जो ज्ञान है वो दिया जाना चाहिए। अब जेम्स मिल के जैसे ही एक और बंदा यहाँ पे सामने आया, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। और मैकाले को सपोर्ट था उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, जिसका नाम था बेंटिक। और मैकाले ने यह कहा कि देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी was worth the whole native literature of India and Arabia. इसका मतलब क्या हुआ? मैकाले ने पता क्या कहा कि ब्रिटेन की एक लाइब्रेरी की एक शेल्फ के अंदर, ये शेल्फ इस तरीके के होते हैं, शेल्फ के अंदर में सिर्फ एक शेल्फ में जो पुस्तकें रखी हैं वो यूरोप और वो इंडिया और अरब में जो पूरा लिटरेचर है उससे कहीं ज्यादा है। मतलब कितना रेसिस्ट बंदा रहा होगा, ये है मैकाले। और मैकाले ने कहा कि भारत के अंदर में जो भी एजुकेशन दी जानी चाहिए वो इंग्लिश भाषा में ही दी जानी चाहिए। इंग्लिश को इसने सपोर्ट किया और इसने इतना आर्डेंटली ये चीजें रखी, इतना दृढ़ता पूर्वक सारी चीजें रखी कि चीजें मान ली। और भारत के अंदर में इंग्लिश लैंग्वेज, मैकालेज मिनट को हिंदी में कहते हैं विवरण। मैकाले ने कई सारे पत्र लिखे, लेख लिखे, इनको मैकालेज मिनट्स कहा जाता है। और इसके माध्यम से 1835 का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आ गया। और इस इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के माध्यम से भारत के अंदर में जो पश्चिमी शिक्षा है उसकी नींव पड़ गई। अच्छा, इन्हीं सबके बीच में 1854 आते आते एक घटना और घट गई। वुड्स डिस्पैच आया, वुड्स का नीति पत्र आया 1854, जिसे हम लोग वुड्स डिस्पैच कहते हैं। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। डिस्पैच को हम लोग नीति पत्र, वुड्स का नीति पत्र। वुड्स कौन था? उस समय जो उस समय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट हुआ करता था चार्ल्स वुड। और इसने बोला कि अगर हम भारत के अंदर में यूनिवर्सिटीज वगैरह स्टैब्लिश करते हैं टॉप लेवल पे जाकर के, तो वहां पर हमारे यूरोपियन मेथड के हिसाब से एजुकेशन होगी, और ऐसे में जो लोग वहां से पढ़कर निकलेंगे वो हमारी वस्तुओं के लिए एक मार्केट तैयार करेंगे। तो वुड्स एक कदम आगे चला गया। उसने क्या बोल दिया कि भारत के अंदर में अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करेंगे तो हमारी वस्तुओं के लिए एक मार्केट बनेगा। अब देखिए, इसके अलावा उसने एक बात और कही, इसने कहा कि इससे हमें एक बेनिफिट ये भी होगा, यहाँ देखिए, इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। ये भारत के मतलब पश्चिमी ज्ञान से ये भारत के लोगों को सत्यवादी बनाएंगे, ईमानदार बनाएंगे।
अच्छा भाई, एंड इसके अलावा एंड डज सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड, तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे अधिकारी भी मिलेंगे, इसके अलावा हमारी वस्तुओं के लिए एक मार्केट भी तैयार होता हुआ चला जाए। अच्छा भाई, तो अब इस तरीके से आप देखिएगा कि एक तरफ जहां 57 का विद्रोह चल रहा था दिल्ली, मेरठ, इन सब जगहों पर, वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी साइमल्टेनियसली, एक साथ सारी चीजें चल रही थी। अच्छा, वुड्स डिस्पैच एक टर्निंग पॉइंट है, माइलस्टोन है। माइलस्टोन क्यों है? वुड्स डिस्पैच से एक बात तो कंफर्म हो गई कि अब भारत के अंदर में आने वाले समय में जो वेस्टर्न एजुकेशन है वही दी जाएगी। ठीक है भाई, ओके। देखो, मैं आपको पूरे पॉइंट्स यहाँ बताता हुआ जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो मार्क करता हुआ चल रहा हूँ। और देखो, तुमको रीड तो करना पड़ेगा, ऑब्वियसली तुमको पढ़ना पड़ेगा इन सारी चीजों को, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको लगता है इनमें से कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखने चाहिए, तो आप पेन डाउन कर लीजिए। मेरी सलाह तो ये होगी कि इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप वीडियो को बीच-बीच में रोक करके अपना पॉइंट्स जो है, वन लाइनर पॉइंट्स जरूर लिखिएगा। ये जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, ये जो टर्मिनोलॉजी बीच-बीच में आती रहती है, मुंशी कौन है, वर्नाक्युलर कौन है, इतना लंबा चौड़ा नहीं, एक एक लाइन में इनको करते हुए जरूर निकलिएगा, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम्स के लिए। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा कुछ और काम हुए हैं साइड बाय साइड, जैसे कि जो मिशनरी थे भारत के अंदर में, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, ठीक है, वो लोग भी अपना काम कर रहे थे। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 के पहले मिशनरियों को भारत में आने देने के पक्ष में नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था अगर मिशनरीज भारत आए, उन्होंने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना शुरू किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारे अगेंस्ट में हो जाए। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से इस बात का प्रोविजन कर दिया गया कि मिशनरीज भारत में आएंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। हालांकि फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे दूरी बना करके चलती रही। एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि मिशनरीज केवल धर्म परिवर्तन तो ठीक है, एक कोई अलग मैटर है, लेकिन मिशनरीज ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया है, एंड दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। उसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। विलियम कैरे का नाम इन्हीं में से एक है। विलियम कैरे जो है स्कॉटिश मिशनरी थे, और इन्होंने कलकत्ता के अंदर में सेरामपुर एक क्षेत्र है। अब ध्यान रखना, सेरामपुर एरिया कलकत्ता में था, लेकिन ये अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं था। दिस वाज इन द कंट्रोल ऑफ डेनिश लोगों के कंट्रोल में था ये एरिया। आ रही बात समझ में? और यहाँ पर इन्होंने सेरामपुर मिशन की स्थापना की ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। यहाँ पर देखिए, सेरामपुर कॉलेज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली नियर कलकत्ता। कलकत्ता के पास में, मैं बता दूं आपको, ये डेनिश डेनमार्क की जो कंपनी थी, डेनिश लोगों के कंट्रोल का एरिया था, एक एरिया अंग्रेजों के कंट्रोल का नहीं था। ठीक है, अच्छा भाई, इसके बाद में जो है एक रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। विलियम एडम ने इस बात पर रिसर्च किया था कि भारत के अंदर में जो स्थानीय शिक्षा है वो किस तरीके की है, और विलियम एडम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि करीब 1 लाख पाठशालाएं हैं बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में। 1 लाख, एंड दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट। छोटे छोटे थे, एक में 20 विद्यार्थी भी हो तो बहुत बड़ी बात थी। एक गुरु हुआ करता था, शिष्य हुआ करता था, करीब 20 क्या है, 1 लाख पाठशाला है, ठीक है, एंड और 20 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे इन लोकल गुरुकुलों के अंदर में, पाठशालाओं के अंदर। मौखिक शिक्षा दी जाती थी इसके अंदर में, और इसकी सबसे शानदार जो बात है वो मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगा, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखो, इन क्लासेस में, इन कक्षाओं में होता क्या था, एक गांव में ही कोई जो एक शिक्षित व्यक्ति हुआ वो इनको चलाता था। कहीं किसी गुरु के घर पे चल रहे हैं, कोई संपन्न व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, तो उसने कोई पाठशाला खुलवा दी कि सब बच्चे पढ़ेंगे। अच्छा भाई, तो इनका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता था, कोई सिलेबस नहीं होता था। हाँ, इस बात पर जरूर ध्यान होता था कि कौन से बच्चे को क्या सीखना चाहिए, उसकी बच्चे की योग्यता के आधार पर गुरुजी उसको पढ़ाते थे, सिखाते थे। ये नहीं कि सबको एक भेड़ जाल में चलना है, जो कि ब्रिटिश सिस्टम में, मैं कंपैरिजन भी कर रहा हूं, ब्रिटिश सिस्टम में यही होगा कि आपको अनुशासन के साथ में डेली क्लास में आना है, जो सर पढ़ा रहा है वो पढ़ना है। लेकिन इन पाठशालाओं में ऐसा नहीं था।
एक और चीज कि जब फसल बुआई का सीजन होता था, कटाई का सीजन होता था, फसल कटनी है, तो एट दैट टाइम पाठशालाएं रोक दी जाती थी। ऐसे में क्या होता था कि वो बच्चा अपने परिवार की मदद भी कर और अब उसकी पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होता था। लेकिन जब ब्रिटिश एजुकेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, डेली स्कूल जाना है, उस अनुशासन को फॉलो करना है। और ऐसे में क्या होगा कि अगर आपके घर पर कोई काम पड़ गया, जैसे ये जो काम मैंने बताया आपको, जो उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ काम है, अगर अनाज उगेगा ही नहीं तो बच्चे खाएंगे क्या, वो नहीं हो पाएगा। और ऐसे बच्चे जो परिवार की मदद करेंगे, आजीविका सृजन में मदद करेंगे, उन बच्चों की पढ़ाई छूटेगी। और इसको ध्यान से देखना, अपने अपने पास में जरा जाकर के देखना, जब आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, क्या आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट था, और मैं बताऊं तो मेरी क्लास में था। हम लोगों को तब समझ नहीं आता था और वो पढ़ने में इतना अच्छा भी नहीं था, बट वी यूज टू थिंक ये क्या बेकार है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है। बट उसके पिताजी की शॉप थी, दुकान थी, दवाई की शॉप थी, और वो उनकी हेल्प करता था वहां पे। कोई बहुत बड़ी शॉप नहीं थी, बिकॉज बहुत छोटा सा था उनका टीला टाइप का। तो वो मुझे बचपन की मेमोरी है, क्लास 3rd और 4th, क्लास 5th तक मामला आया था, देखा था उसको, नाम भी याद है मुझे उसका, देखा दोस्त का अपने, ठीक है, दोस्त था, क्लास का दोस्त था। तो अब समझ में आया कि नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से क्या नुकसान, क्या ड्रॉबैक्स हुए। ओके, तो हमें सोचना, जब आप लोग शिक्षक बनेंगे, टीचर्स बनेंगे, जो सीटेट के लोग जो सीटेट के लोग जो क्लास देख रहे हैं, तो एक बार देखना जरूर अपनी क्लास के अंदर में, ऐसा कि बच्चा पीछे छूट ना जाए। ओके, चलिए आप आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। अच्छा भाई, तो ये न्यू रूटीन, न्यू रूल्स भी मैंने आपको बता दिए कंपैरिजन करके वहीं पर, ठीक है। अच्छा, अरबिंदो साहब ने भी यही बात कही 1908 के अपने एक भाषण के अंदर में, कि जो पश्चिमी शिक्षा है वो हमें गुलाम बना रही है, हमारी जो सोचने की क्षमता है वो खत्म हो रही है। एंड अब आता है एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, और इसमें दो पायनियर हैं, दो अग्रदूत हैं, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, देखिए जरा, इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव्ड अस, गांधी जी ने साफ साफ कहा कि जो ब्रिटिश शिक्षा है उसने हमें गुलाम बना दिया। गांधी जी ने ये बात अपने भाषणों में साफ साफ कही कि यहां जरा देखिए, महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस ऑट टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग। नंबर 1, शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा होनी चाहिए। एजुकेशन इन इंग्लिश crippled Indians, distanced them from their own social surroundings, तो सही बात है, and made them strangers in their own lands, speaking a foreign tongue, despising local culture. The English educated did not know how to relate the masses. These are the very basic points. कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग कैसे अपने समाज से कट रहे थे, बात गांधी जी ने यहां पर उठाई। अच्छा भाई, गांधी जी कैसी एजुकेशन चाहते थे? एक बात मैं यहां पर और जोड़ना चाहूंगा, लिटरेसी। गांधी जी कहते थे लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट, क्या आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। कि यू आर लिटरेट, यू नो हाउ टू रीड एंड राइट, बट एजुकेशन उससे बहुत बड़ी चीज है। एजुकेशन प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ओके, जब बच्चा लर्निंग प्रोसेस में जुड़ता है तब वो सीख पाता है। और गांधी जी, इसीलिए गांधी जी जो है, जो वेस्टर्न कल्चर है, जो उनका जो एक्सपेरिमेंट्स है, उनका जो साइंस है, उन सब चीजों के गांधी जी विरोधी हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, अब यहीं पर चलते हैं टैगोर जी की तरफ। टैगोर जी जब बच्चे थे, ठीक है, तो वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि स्कूल नहीं है, कबूतर खाना है, चिड़ियाघर है। उन्होंने 1901 के अराउंड शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन कलकत्ता से करीब 100 किलोमीटर के आसपास दूर गांव, ग्रामीण परिवेश में, और बिल्कुल सही सोच थी। शिक्षा के लिए माहौल एकदम प्रकृति के, नेचर के जितना करीब हम शिक्षा देंगे उतना बढ़िया हम सिखा पाएंगे। इस बात को महसूस किया
रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और इस तरीके से शांति निकेतन की स्थापना हुई। उनके बचपन के अनुभव कि मुझे कितनी दिक्कत होती थी, तो अब शांति निकेतन में क्या हो गया कि बच्चों को जो पढ़ना है वो पढ़े, जो उनकी इच्छा है, कि बाउंडेशन नहीं है, सेल्फ लर्निंग, ठीक है। उनके अंदर क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दिया जाए, बिल्कुल सही बात है। ये जो नॉर्मल स्कूल सिस्टम है वो बच्चों की जो यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल्स किल्ड द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, हर सेंस ऑफ वंडर। बच्चा कुछ बताओ ना, उसको एकदम आश्चर्यचकित होता है, ऐसे भी होता है। तो नॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम ने चीजों को इतना बोरिंग बना दिया है कि हम बच्चा वॉन्डर जो उसको जो एक आश्चर्य जो उसको होता था ना, वो होना बंद हो गया। और जब उसको आश्चर्य होना बंद हो गया तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो क्रिएटिविटी कहां से सीख पाएगा। अच्छा भाई, लेकिन टैगोर और गांधी जी के बीच कुछ विचारों पर अंतर भी था। और अंतर किस बात को लेकर था? गांधी जी कहते थे कि वेस्ट की चीजों को भारत में नहीं लाना चाहिए, गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। गांधी जी वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। एंड टैगोर जी कहते थे कि वेस्ट में अगर कुछ अच्छा है तो उसको फॉलो करना चाहिए। ओके, तो ये था इस चैप्टर का पूरा थीम, मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। जरा आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। ओरिएंटलिस्ट, एंग्लोसिस्ट, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने पढ़ाया था विलियम जोन्स के बारे में, वो मैकाले के बारे में जो बातें बताई हैं उनको ध्यान से देख लेना। गांधी और टैगोर के जो थॉट्स हैं उनको ठीक से देख लीजिएगा। वीडियो एक दो बार देखने पड़ेंगे आप लोगों को, तभी स्पष्ट होंगी चीजें। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने सोचा एक बार देख लिया और हो गया। नोट्स जरूर बनाइए। इस बैच की थीम है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा आपको। एनसीईआरटी की दूसरी छोटी बहन एनसीईआरटी नहीं लिखवाने जा रहा हूं आपको। हिंदी में नोट्स लगातार मिल रहे हैं आपको चैप्टर वाइज, ठीक है। चलिए भाई, अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।